आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म बात बिहार की पर। सबसे पहले हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और लंबे समय से हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म बात बिहार की को फॉलो कर रहे हैं। आपको बता दें कि हम एक नई पहल कर रहे हैं, एक नई शुरुआत है बात बिहार की के अंतर्गत बात बदलाव की, जिसमें हम बिहार के तमाम मुद्दे और बिहार के वो सभी पहलू जो आपको जानने चाहिए, आपकी जानने की जिम्मेदारी है और हक भी, उन सभी को आप तक पहुंचाते रहेंगे। एपिसोड्स के जरिए हम बात करने जा रहे हैं बिहार में विधि और व्यवस्था की, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कद्दावर रिटायर्ड ऑफिसर्स उमेश कुमार सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। रिटायर्ड ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर रहे हैं 1984 बैच के। इसके अलावा आनंद वर्धन सिन्हा जी हमारे साथ हैं इस वक्त, आपका भी बहुत स्वागत है। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रहे हैं 1978 बैच के। आर के मिश्रा जी रिटायर्ड डीजी बैच 1986 के। इन सभी से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बिहार की विधि व्यवस्था किस तरीके से उन्होंने अपने अनुभवों से देखी है, वो सभी हम आपके साथ में साझा करेंगे। और बहुत लंबा समय आपने दिया है पूरी विधि व्यवस्था को समझने और संभालने के दौरान, और इस दौरान जो भी चुनौतियां थी वो भी हम जानना चाहेंगे। पुलिस तो अपराध नियंत्रण की एक कड़ी होती है, उनके हाथ में जिम्मा रहता है, लेकिन जब तक सरकार का इकबाल बुलंद न हो, जब तक सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति ना हो, तब तक पुलिस के लिए भी काम करना मुश्किल होता है। कहीं न कहीं से एक परसेप्शन हो गया है कि 1990 के बाद जो सरकार बनी हो और 15 वर्षों में एक जंगल राज का स्वरूप बिहार में हो गया था, और उसके पीछे बड़े ठोस कारण थे। उस समय आप देखेंगे स्वास्थ्य सचिव हुआ करते थे, उनके चंबन में घुस के एक सत्ताधारी पार्टी के सांसद ने फिर मारपीट कर दिया। पहला झटका ब्यूरोक्रेसी को लगा कि उनके दफ्तर में आके जनप्रतिनिधि जो सत्ताधारी पर जुड़ा हुआ है वो उनके साथ मिसबिहेव कर सकता है। दूसरी जो सबसे बड़ी घटना घटी, एक फंक्शनल डीएम गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया जब अपने कमिश्नर से मिलकर अपने जिले लौट रहे थे, बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी की भीड़ द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। एक सिटिंग डीएम, एक फंक्शनल डीएम, उसकी हत्या सरेआम दिन दहाड़े हो जाए तो सरकार के साख में कितना बट्टा लग सकता है। तो जंगल राज के का चीज सामने आ ही जाता है। रणधीर वर्मा धनबाद में एसपी थे, उनकी हत्या, पहली बार किसी एसपी के, बिहार में किसी एसपी की हत्या हुई थी। एक डीएसपी गए थे इनकाउंटर करने, पुलिस मुठभेड़ हुई, उसमें एक सहरसा जिले में एक डीएसपी की हत्या हो गई। कई थानेदारों की हत्या उस क्रम में अपराधियों द्वारा की गई। पूरे पुलिस विभाग को, प्रशासनिक विभाग को एक लकवा मार गया था। जनप्रतिनिधियों के प्रति एक भाव हो गया था कि उस समय सत्ता नसीम पार्टी में सारे अपराधी जैसे तत्व शामिल हो गए हैं जिनको कानून का भय नहीं है। इसलिए जंगल राज की बात हाईकोर्ट में कही गई और उसके कारण जंगल राज वाला परसेप्शन आज भी कायम है। ये तो पदाधिकारियों की बात हुई। अजित सरकार एमएलए थे, पूर्णिया के एमएलए थे, उनकी हत्या कर दी जाती है सीपीआईएम की। उसके साथ साथ ब्रिज बिहारी प्रसाद मंत्री थे, पटना के आईजीएमएस अस्पताल में पूरे सुरक्षा चक्र में बंधे हुए थे, वहां उनकी हत्या हो जाती है। लोगों में खौफ था, जो इतने बड़े बड़े लोगों की हत्या हो जा रही है तो हम आपकी स्टेट की मूल्य है। चुनाव के क्रम में गया के कैंडिडेट थे, एमपी कैंडिडेट थे राजेश कुमार, उनकी हत्या कर दी जा रही है। मधेपुरा के कैंडिडेट एक महिला थी, उनकी हत्या चुनाव के क्रम में हो जाती है। देवेंद्र दुबे मोतिहारी चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव का अभियान, उनकी हत्या हो जाती है। एक छोटन शुक्ला की मुजफ्फरपुर में घेर के वर्दीधारी के बेस में अपराधी उनकी हत्या कर देते हैं। दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, पदाधिकारी हो, प्रशासनिक पदाधिकारी हो, पुलिस पदाधिकारी हो, मंत्री हो, विधायक एमपी बनने के उम्मीदवार हो, सब लोगों का जान आफत में था। समाज में भी उस समय नरसंहारों का अंबार लगा हुआ। 12 नरसंहार, लक्ष्मण बाथे नरसंहार, सिनारी नरसंहार, मियापुर नरसंहार, 18 नरसंहारों का उस दौर में 18 ऐसे नरसंहारों में 25 आदमी 100 आदमी मारे गए। ये सारा उसी 90 से 2005 के बीच में हुआ। और ये अब परसेप्शन हो गया है कि उस समय की सरकार, उस पार्टी की सरकार जब जब सत्ता में आती है अपराध बहुत तेजी से बढ़ता है। और आज के हालात में यही लोग कहते हैं कि आज जंगल राज 2 हो गया है। आशुतोष शाही की हत्या मुजफ्फरपुर में हो गई है, एक नीलेश मुखिया की गोली पटना के कुजी के पास चल गई है। आज की तारीख में जिस पार्टी माइनॉरिटी में है उसके मुख्यमंत्री हैं, उस मुख्यमंत्री को काम करने की कोई छूट नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री जी का जो अपना इकबाल है वो खत्म हो चुका है। और आज की तारीख में अपराध की स्थिति परसेप्शन में बेलगाम है। डाटा कुछ भी कहे, लेकिन अपराध
बढ़ता गया है और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं हम लोग। और प्रतिदिन पटना में कहा जाता है कि एक हत्या हो रही है, प्रतिदिन कम से कम एक हत्या हो रही है। आनंद वनन जी, किस कारण को आप मानते हैं कि इस वजह से बिहार में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है और पार कर रहा है? कई ऑफिसर्स भी रहे इसमें संलिप्त। निगरानी विभाग का जो काम है वो कभी अच्छा नहीं रहा, तो ट्रैप केसेस का होना चाहिए था ज्यादा, नहीं हुआ। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि बिहार में होम मिनिस्टर नहीं रहा कभी, और चीफ मिनिस्टर के हाथ में हमेशा पुलिस डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट रहा, इसलिए कंसंट्रेटेड पावर है। एक ही आदमी चीफ मिनिस्टर भी है, होम मिनिस्टर भी है, और वो डीएसपी कंट्रोल करता है बिहार पुलिस सर्विस को, फिर बिहार पुलिस को कंट्रोल करता है, पूरा कोई जिम्मा होता है। जो भी पावर है सीएम विभाग से, कंसंट्रेटेड पावर, सीएम भी है, होम मिनिस्टर भी हैं, डीएडी के मिनिस्टर इंचार्ज हैं। हो सकता है कि उसके चलते उसका प्रभाव पड़ा एडमिनिस्ट्रेशन पर या पुलिस पर, या प्रभाव पड़ेगा ही। पुलिस मिनिस्टर लग रहे हैं या होम मिनिस्टर लग रहे हैं, तब हो सकता है कुछ पुलिस पर ज्यादा टाइम मिलेगा। जहां तक आपने सवाल भ्रष्टाचार किया, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी हमारे यहाँ सेंट्रल इंटेलिजेंस भी है, स्टेट इंटेलिजेंस भी है, और स्टेट के एसपी होते हैं, उनको भी पता लगाने का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी पता लगाने की एजेंसी उनके हाथ में होती है। इसके बावजूद भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। सरकार ने नियम बना दिया है, ऑनलाइन आप दर्ज कीजिए मामला, 24 घंटे, 36 घंटे या 48 घंटे में यदि सॉल्व नहीं होते हैं तो मैं पदाधिकारी और संबंधित कर्मी पर कार्रवाई करूंगा। लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो वहां दोष चलाता है डिस्ट्रिक्ट प्रशासन पर, और मैं समझता हूं कि वहीं करप्शन शुरू हो जाता है। करप्शन यदि डिले करेगा तो लोग एक्सपेडाइट करने के लिए पैसा देते हैं। आज यदि ऑफिसर इंचार्ज, डीडीओ, सीओ, इनकी पदस्थापना में पैसा लिया जाएगा तो हम उससे ऑनेस्ट होने का क्यों कल्पना करेंगे? नवयुवक को कोई सर्विस नहीं मिल रही है, क्लर्क्स की बहाली नहीं हो रही है, कांस्टेबल्स की बहाली नहीं हो रही है। मैं समझता हूं कि एडवर्टीजमेंट निकालते रहिए 3 साल तक, परीक्षा का फीस जमा कराते रहिए, अब पोस्टपोनमेंट देते रहिए, बरसों कहीं देर होती है। आज नवयुवक रिवोल्टिंग स्थिति में। बिहार में रजिस्टर्ड मामले भूमि विवाद के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले हैं, तो ये भूमि विवाद सालों से लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या कारण है इसके पीछे? भूमि सुधार नहीं हो पाया। आज बिहार में लगभग 60% लोग भूमिहीन हैं, और इस भूमिहीन होने के कारण और भ्रष्टाचार को जो सरकारी विभाग में आलम चल रहा है, जो रेवेन्यू विभाग और जो स्थानीय स्तर के जो पदाधिकारी थे, उन्होंने जो गंदा खेल शुरू किया है, और उसकी परिणति में आपने देखा कि अभी रेवेन्यू मंत्री के द्वारा किए गए 500 करीब ट्रांसफर को रद्द करना पड़ा। चर्चा ये है कि किसी सीओ के पद के लिए 50 लाख तक की बोली लगाई गई। ये सब नॉलेज है, सरकार को नॉलेज है, और जब ऐसा इतना पैसा लेके रेवेन्यू अफसर जब जिला में जाएंगे तो वो क्या आतंक मचा सकते हैं, उसको सोच के ही डर होता है। इसीलिए जमीन के विवाद के मामले आज उलझाए जा रहे हैं, क्योंकि जब आपको पैसा कमाना है, रेवेन्यू जब आपको देना है अपने पोस्टिंग के लिए पैसा, तो पैसा कमाना है तो आप जानबूझ के जमीन में झंझट लगाएंगे। अगला सवाल उमेश कुमार सिंह जी से है कि कोई ऐसा शीर्ष का मामला जिसे सुलझाते हुए कभी आपको किसी राजनीतिक हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा हो, या फिर कोई ऐसी चुनौती आपको झेलनी पड़ी हो, और जो ऑफिसर्स हैं इस तरीके के जो काम कर रहे हैं अभी, उन्हें किस तरीके की समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब ऐसे मामलों की बारी आती है जो काफी शीर्ष के हैं? प्रश्न आपका काफी प्रासंगिक है। मैं कुछ का दृष्टांत देना चाहूंगा। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किया गया, लेकिन पदाधिकारियों का भी काम होता है, कोई बात कोई इंटरफेयर करके बोलते हैं, कोई मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, तो वो जो राइटफुल चीज है उसी को करे। सुनना तो आपको पड़ेगा, चूंकि सर्विस में है और गवर्नमेंट कोई बात कहना चाहती है आउट ऑफ वे जाके, तो आप पर निर्भर करता है कि उसको करते हैं या नहीं करते। ढेर सारे ऐसे पदाधिकारी होते हैं जो इस तरह का इंटरफेरेंस के अनुसार करने लगते हैं, वो पब्लिक तक जाती है, वो बात छिपी नहीं रहती है, डिपार्टमेंट में भी जाती है। लेकिन पूरे सर्विस काल में मुझे नहीं स्मरण हो रहा है कि कोई ऐसा इंटरफेरेंस गवर्नमेंट की तरफ से, पॉलिटिशियंस की तरफ से किया गया हो और मैं उनके चाहने अनुसार किया। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, बहुत बड़ा कॉमनल राइट हुआ था जमशेदपुर में 1975 के बाद मैं जमशेदपुर में पदस्थापित था। 79 में अप्रैल महीने में हुआ। उसमें काफी लोगों की
बड़ी संख्या में लोगों की हत्याएं हुई थी, दोनों कम्युनिटी के लोग मारे गए थे, आर्मी को बुलाना पड़ा। उस दरमियान ढेर सारा लोग दबाव डालना चाहे, कमिश्नर भी वहां कैंप कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने किसी की बात नहीं सुनी। और चाहे कितनी बड़ी भी हस्ती रहा हो, विधायक को भी हमने गिरफ्तार किया, जो सत्ता से संबंधित थे लोग, उनको भी गिरफ्तार किया। एक चीज मैं बता देता हूँ, आईपीसी की जो विभिन्न धाराएं हैं, 511 धारा है, कोई ऐसा अपराध नहीं है जो उससे छूटा हुआ है, लगभग सब कवर्ड है। और सीआरपीसी में इतना अधिक पावर है, एब्सोल्यूट पावर है मजिस्ट्रेट को और पुलिस अफसर को इस सिचुएशन को संभालने का, सिचुएशन को बिगड़ने से रोकने का, चाहे कम्युनल राइट हो, कास्ट राइट हो या किसी प्रकार के दंगे होते हों, उसको संभालने का। पुलिस को यदि इंटरफेयर नहीं करे प्रशासन के लोग, पॉलिटिकल पर्संस ऑन द चेयर, तो 24 घंटे में कठिन से कठिन परिस्थिति को वह कंट्रोल कर लेगा अभी भी। इसलिए पुलिस को जो इतना ब्लेम किया जाता है, वैसी स्थिति नहीं रहती है। जब तक कि इंटरफेरेंस ज्यादा हो और लोग सकम कर जाए, मानना शुरू कर दें पॉलिटिशियंस की बात को, तब तो स्थिति आउट ऑफ वे चला जाएगा। आरके मिश्रा जी, आपसे सवाल है कि क्या बिहार में कम्युनिटी पुलिसिंग पर फोकस है, और अगर है तो ये कितना सफल हो पाया है? बिहार की कम्युनिटी पुलिसिंग तो शराब माफिया से दोस्ती है, बालू माफिया से दोस्ती है, जमीन के जितने ठेकेदार हैं जो हर शहर में जमीन कब्जा कराने के लिए दोस्ती है। तो कम्युनिटी पुलिसिंग का मतलब होता है कि पुलिस और समाज के अच्छे लोग दोनों मिलकर अपने क्षेत्र के अपराध और विधि व्यवस्था को नियंत्रित करें। आलम यह है कि कम्युनिटी का एक भला आदमी थाने में आने से डरता है। यदि अपराध करने वाला, अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति, रंगदार प्रवृत्ति का व्यक्ति थाने में खुलेआम थानेदार के साथ गलवैया कर रहा हो और भला आदमी थाना जाने को तैयार नहीं हो, तो कौन सी कम्युनिटी पुलिसिंग कर सकते हैं? अभी तो मुजफ्फर वाली जो घटना घटी है, जिसमें आशुतोषाई हत्या हुई है, उसमें तो कई बातें आ रही है कि उसने तो गिरफ्तार लोगों ने जो मुंह खोले तो पुलिस पदाधिकारियों का नाम लिए गए, रातों रात उनके स्थानांतरण कर दिए गए हो, लेकिन कार्रवाई तो कुछ हुई नहीं उन पर। हर्ष कर दिया हमें मामले को। जब हमने मामले को इस तरह से पुलिस पदाधिकारी केवल स्थानांतरण करके बैठ जाएंगे तो वो दूसरे जगह जाके उसी काम करेंगे। इसलिए कम्युनिटी पुलिसिंग बिहार में एक डेड कॉन्सेप्ट है। मेरा अपना मानना है, मैंने अपने सर्वे के दौरान ये देखा है, जब तक हम आम जनता की जन भागीदारी अपराध नियंत्रण में नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक हम केवल अपने पुलिस के बल पे हम अपराध को नहीं रोक सकते हैं। सही मायने में आम आदमी, जो आम आदमी है, वो बिना वर्दी का पुलिस पदाधिकारी होता है। सर, आपने दंगों की बात की, तो सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आज के समय में ये एक बड़ा मुद्दा हो गया है। राज्य में देखें या फिर राष्ट्रीय स्तर पर देखें, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या पावर है पुलिस के पास, ये मैं लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी। और इसके कुछ आंकड़े हैं हमारे पास जो मैं आपके साथ भी बताना चाहूंगी और लोगों को भी, कि राज्य में दंगों के सबसे अधिक मामले हमारे पास जो देखे गए, जो रजिस्टर हुए थे, वो है 6298, जिनमें 51 सांप्रदायिक दंगे थे। तो ये सांप्रदायिक दंगे या फिर अन्य प्रकार के जो दंगे हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस के पास क्या पावर है? आईपीसी और सीआरपीसी में पुलिस के पास इतना अथाह, जिसको कहते हैं, इतना बड़ा पावर है मजिस्ट्रेट के पास, कि हम किसी के विरुद्ध भी, और रीजनेबल संदेह हो, यही वर्ड है, तो हम उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। सीआरपीसी में भी सेक्शन 41 के बाद जो 60 तक, और फिर आगे बढ़िए तो उसका प्रोसेस वगैरह इन्वेस्टिगेशन का लेने का ढेर सारा प्रावधान है। पुलिस को भी इंपावर करती है, जो हमारे थाना के पदाधिकारी कर सकते हैं, एसपी कर सकते हैं, डीएसपी जो एसडीपीओ होते हैं वो कर सकते हैं, या एनी पुलिस अफसर। कॉग्निजेबल केस में तो ऐसा कहा गया है कि पब्लिक किसी को अरेस्ट कर सकती है और उसको प्रोड्यूस कर सकती है कोर्ट में सीधे या थाने में। पब्लिक को भी पावर है अरेस्ट करने का। गंगा में 107, 113, 116 में बाउंड डाउन करना है, 13 में भी अरेस्ट करके आप प्रोड्यूस कर दे सकते हैं। और स्पेशल कानून, क्राइम कंट्रोल ऑर्डिनेंस, देखिए लॉ एंड ऑर्डर क्यों नाम पड़ा है, ऑर्डर यानी पब्लिक ऑर्डर, जहां जिस कारण से भी बिगड़े,
तो लॉ वहां चला आता है। लॉ ब्रेक होगा तो ऑर्डर बिगड़ जाएगा। दंगे की छोटी मोटी सूचना भी मिले, अफवाहन सूचना भी मिले, इमीडिएटली यदि इंटरफेयर करके इफेक्टिवली काम करें हम, और 10 आदमी 20 आदमी को अरेस्ट करना पड़े और उससे एक बड़ा हादसा रुक जाए, तो इमीडिएटली यदि करने लगेंगे तो मैं समझता हूं कि दंगे नहीं हों। आज इसका अभाव हो गया। अभी टेलीफोन एसपी को कीजिए, यहाँ बिहार में कुछ ही एसपी उठा पाते हैं, नहीं उठाता है। आप कोई इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे तो सूचना केंद्र में करेंगे तो वो टेलीफोन लगेगा ही नहीं, जो नंबर फ्लोट किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्विक रिस्पांस टीम नहीं हो पाती है, जिसके क्विक एक्शंस नहीं हो पाता है, जिसके कारण दंगों को हम नहीं रोक पाते। दूसरी चीज है कि एक विशेष पार्टी में नाम लेना नहीं चाहूंगा, ऐसी है हमारे देश में जिसको हम लोग खूब वोट करते हैं। वो यदि पावर में नहीं जहां है वहां चाहता है कि दंगे हों। आज यहाँ यही दंगा बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, सासाराम में एक एमएलए पकड़े गए, किस पार्टी के पकड़े गए? क्यों ऐसी स्थिति नौबत आती है? उन पर जब 60-71 हुआ होगा तब तो पकड़ाया उन्हें। झूठे होते तो आप कोर्ट में जाइए, केस कीजिए पुलिस अफसर पर। लेकिन आज सफर लोग कर रहा है और आप मजा ले रहे हैं कि हमारा वोटर्स की संख्या बढ़ जाए। जो 3 मामले जो और हम उद्धृत करना चाहेंगे जिस कारण से पुलिसिंग में प्रभाव पड़ रहा है, जो मेरा अपना मन कहता है। सबसे पहला है शराबबंदी। सरकार ने शराबबंदी करके पुलिस विभाग को उसको रोकने का जिम्मा दे दिया। उस विभाग के पास पहले से इतने काम हैं कि उस काम में ही उसको समय नहीं है। शराबबंदी के चक्कर में जब उन पर दबाव पड़ने लगा तो उनका काम क्राइम प्रिवेंशन से ज्यादा शराब रोकने पे चला गया। इस क्रम में भ्रष्टाचार का भी अपना खेला हुआ, कुछ लोग इसमें अपनी बहती गंगा में हाथ धोने लगे और पुलिस अपने मूल काम से भटक कर शराबबंदी के खेल में फंस गया। शराबबंदी तो लागू हो नहीं पाई। दूसरा जो बहुत बड़ी समस्या है वह बालू माफिया। बिहार में बालू माफिया, बालू पर जो इस तरह से उन्होंने कर दिया है तो बालू माफियाओं का ढेर हो गया है। तो ऐसा रोजगार बालू माफिया का बना है, इस कारण से भी आए दिन घटनाएं, हत्याएं, रंगदारी चल रहा है। राकेश जी, आपने एक बात कही कि जंगल राज की बात, कि पहले हम जंगल राज कहते थे और अब वो जंगल राज 2 के रूप में एक परसेप्शन क्रिएट हो गया है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे का मूल कारण क्या है? क्या उसका सत्ता से संबंध है? 15 वर्षों के शासनकाल में अपहरण का उद्योग खुला हुआ था। तो जहाँ पर कानून और पुलिस अपनी काम नहीं कर पा रही थी, सत्ता के नशे में चूर जो अपराधी हो या जनप्रतिनिधि हो जो इस काम को सरेआम कर रहे थे, उस पर कार्रवाई करने की हिम्मत पुलिस को नहीं थी। इसका मूल कारण यह है सरकार के संरक्षण में अपराध होते थे, ये परसेप्शन लोगों में था। बात बिहार की का अब तक का सफर शानदार बनाने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका साथ इसी तरह बना रहे, इसी तरह आप हमें सहयोग करते रहें। और इसके अलावा इस तरीके के मुद्दों पर अगर आप अपनी राय रखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर हम बातचीत करें और भी ऐसे एपिसोड्स लाएं और कोई ऐसा मुद्दा जो आप चाहते हैं कि जिस पर चर्चा हो, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।